अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सॉलिड्स का पोर्शन स्टार्ट किया था और इसमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट हमने जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर को हमने स्टडी किया था और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे और एमसीक्यूज़ को भी हमने उसमें डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपने गौर करना है कि हमारे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, तमाम जितनी भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, उन सब के अंदर हमें ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जहाँ भी आप बात करेंगे, जिस भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर बात करेंगे, आपको यूनिट सेल से स्टार्ट लेना पड़ेगा। ऐसे समझें जैसे हम कोई मकान तैयार करते हैं ना, उसमें हमारे पास बेसिक चीज़ क्या होती है कि ईंट होती है। ईंट पे ईंट रखते जाते हैं, हमारे पास एक मकान तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से तो आपके पास ये एक जो यूनिट सेल है, ये एक एज अ ईंट इसको कंसिडर कर लें। ये यूनिट सेल है, ये एक बेसिक पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। आप जो भी स्ट्रक्चर लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, उसमें बेसिक पॉइंट आपको ये यूनिट सेल मिलेगा। अब यूनिट सेल्स आपस में अरेंज होते जाते हैं और हमारे पास जाकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी हिसाब से क्रिस्टल लैटिस इस तरह अरेंज, इस तरह उनकी ग्रोइंग स्टेजेस होती हैं, इस तरह बढ़ता जाता है। उनके पास एक लेंथ या एक बल्कि मटेरियल बनता है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसमें सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर, जस्ट हम एज अ एक इमेजिनरी के ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि आगे जो हमारा लेक्चर है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर है, वहाँ हमने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, जिस तरह हमने कुछ शेप्स को स्टडी किया था, जैसे हेक्सागोनल है, क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइगोनिक है, मोनोक्लिनिक है। तो मतलब इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो डिफरेंट अरेंजमेंट से बनते हैं, इनमें चेंज आता है लेंथ के हिसाब से या एंगल के हिसाब से। लेंथ चेंज हुई या एंगल चेंज हुआ, आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या आ जाती है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जितने भी हम सॉलिड्स को स्टडी करेंगे, उन सब के अंदर बेसिक पॉइंट्स हमें ये मिलते हैं, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देखें। एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने की जो तरतीब है ऑफ अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, अरेंज एट अ डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशन का आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी पॉइंट है ना, वो हमें डिफरेंट उसमें एक्सिस पे हमें मिलता है। जैसा कि डायमेंशन एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरी डायमेंशन फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस पे है, और तीसरी होती है इसी तरह जी एक्सिस पे। इस तरह 3 डायमेंशंस होती हैं और इन डायमेंशंस के अंदर जो जितने भी आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म्स हैं, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, हम 3D की बात करते हैं ना, शुरू में हमने देखा था कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल फॉर्म्स में होते हैं। जो बेसिक हमें डिफरेंस नज़र आया था सॉलिड्स के अंदर, तो बेसिक यही होता है कि जितनी भी आप टाइप्स पढ़ेंगे उनके अंदर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के हिसाब से अगर हम स्टडी करें, तो जितने भी ये एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हमने कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नाम दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को एक जो है प्रॉपर पोजीशन में अरेंज करते हैं। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जी एक्सिस में इनकी अरेंजमेंट होती है। अब ये क्या है कि अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स की, जो एक प्रॉपर एक तरतीब से जुड़ते हैं। और वो तरतीब किस फॉर्म में होती है? डिफरेंट साइड्स होती हैं जो कि एक्स, वाई और जी की फॉर्म में है, और इनको हम क्या नाम देते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये अपने आप को अरेंज करते हैं। अब इसी के अंदर एक पॉइंट है लैटिस साइड्स। लैटिस साइड्स क्या होता है? लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स, अब द पॉइंट्स आर साइड्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप देखें कोई स्ट्रक्चर बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस तरह से ये समझें कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हमने एक एटम लगाना है, वो इस जगह पे लगाना है, इस पॉइंट के ऊपर। अब जिस जगह पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स जिस पोजीशन पे अटैच होगा, वो पोजीशन जिस जगह पे उसने अटैच होना है, वो पोजीशन क्या कहलाएगी? लैटिस पोजीशन, लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो लैटिस का मतलब वो पोजीशन, वो साइट जहाँ पे कोई भी पार्टिकल आकर अटैच होगा। ठीक है, वो लैटिस साइट्स कहलाती हैं। अब एक और पार्टिकल मैंने यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, अब ये साइट जहाँ पे ये पार्टिकल अटैच हो रहा है,
ये साइड क्या कहलाएगी, लैटिस साइड। अब देखें, अब इनमें डिफरेंस इस तरह से क्रिएट हम करेंगे। अब ये एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच है, एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच है। अब दरमियान में ये स्पेस है, ये एक लाइन है जो कि अट्रैक्शन को शो कर रही है, दोनों के अट्रैक्शन को। अब जो ये दरमियान में ये जो एक लाइन सी शो होगी है जो कि इसके अट्रैक्शन को हम इसके अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। अब ये अगर आप इसको कह दें कि ये लैटिस साइट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो स्पेस है ना, इसको लैटिस साइट नहीं बोलेंगे। लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट्स वो पॉइंट है, वो पोजीशन है, वो जगह है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल आकर अटैच होता है, ठीक है, एक पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं लैटिस साइट्स। इस तरह से ये लैटिस साइट्स डिफरेंट लैटिस साइट्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट एटम्स आयन से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आकर अरेंज होते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस जो है किस तरह से एटम्स आयन मॉलिक्यूल आपने आपको अरेंज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, आपने इसको यहाँ पे गौर से देखना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह 3 पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है, 1, इसी के नीचे थोड़ा सा साइड पे करके 2, इसी के नीचे थोड़ा साइड पे करके 3, ठीक है ना। इसी तरह इसके आगे इसी के सामने बिल्कुल यहाँ पे 1 और इसी के सामने इसी तरह जिस तरह ये बनाया ना, ऐसे ही यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है 2 और इसके सामने थोड़ा सा साइड पे करके 3, ऐसे। इसी तरह एक और लाइन बना लें यहाँ पे, इस तरह एक और आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आप इसी तरह थोड़ा सा साइड पे करके इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इसका साइड पे करके यहाँ पे करके इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा साइड पे करके ये भी थोड़ा सा साइड पे करके एक साइड ये बनेगी। इस तरह से आपने अब इनको जो है आपस में जोड़ लें, अभी जोड़ लें या बाद में जोड़ लें, उसका कोई मसला नहीं है, वो हम बाद में जोड़ लेते हैं। अब ये आपस में अटैच होंगे, ये देखें। अब ये था ना जो फर्स्ट पोजीशन पे है, आप इसको नीचे ले आए, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सेकंड पे है वो सेकंड पे इसके नीचे जाएगा, इस जगह पे सेम कंडीशन ये रहनी चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। अब ये आया यहाँ पे, इसके नीचे ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा साइड पे करके ये वाला इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी हिसाब से इसको नीचे ले आए, इसकी पोजीशंस बल्कि हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे साइड पे करके, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे करके, इसी तरह दूसरा पॉइंट बनेगा इसी के सामने, इसका पॉइंट बनेगा बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पे, इसका पॉइंट बनेगा बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे, ठीक है। अब 2-3 हो गए, चौथा भी इसी तरह, ये पॉइंट इसके सामने साइड पे करके, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे साइड पे करके, ठीक है ना। अब इसी तरह जिस तरह इसको नीचे लेके आए हैं, पहले या इनको जोड़ लें या बाद में जोड़ लें, उसका कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं इनको आपस में जोड़ लेता हूँ, जैसा कि एक लाइन यहाँ पे लगा दी, एक लाइन ये वाली बन जाएगी, एक लाइन ये वाली बन जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट्स इस तरह से, 3 इस तरह से हैं, 4 इस तरह से हैं। अब आप इनको इस तरह अभी जोड़ लें या बाद में जोड़ लें, जैसा कि इनको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, अभी जोड़ लें या बाद में जोड़ लें, इस तरह से जोड़ना है हमने इनको। अब उसके बाद ये लाइन आपने यहाँ पे लगाई, आप इनको नीचे ले आएँ, साथ वालों को जो टॉप पे है उसको जब नीचे लेके आएंगे आप, तो वो आएगा इस तरह से, इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसके सामने फर्स्ट वाला फर्स्ट के सामने था ना, तो ये फर्स्ट नीचे लेके आए, तो ये इसके सामने होना चाहिए इस जगह पे। सेकंड इसी के नीचे लेकिन इसके सामने इस पोजीशन पे। थर्ड वाला इसके नीचे, इन दोनों के नीचे आएगा लेकिन इसके सामने आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा आप लोगों को। अब इसी तरह जैसा कि ये बने हुए हैं, इसको नीचे ले आए बिल्कुल इनके सामने, क्योंकि फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट रो का, ये इसके सामने आ जाएगा। सेकंड जो है वो ये सेकंड वालों के सामने आ जाएगा, ये थर्ड वाला थर्ड के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसको उसी तरह से इसको नीचे लेके आए, इसके सामने सेकंड वाले को, ये सेकंड लाइन है सेकंड के सामने, थर्ड वाले को थर्ड के सामने, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लें, जैसे कि ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, ये तीनों जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे और ये जुड़ेंगे। जिस तरह इनको आपस में जोड़ा था, फर्स्ट वालों को फर्स्ट वालों के साथ जोड़ना है,
सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ना है, थर्ड को थर्ड के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से जो लाइन ऊपर से आ रही है, ये वाली लाइन, ये इसको टच कर रही है ना, तो इन दोनों को आपस में मिला दें। ये लाइन, ये वाली लाइन इसको टच करेगी और ये वाली लाइन इसको टच करेगी। अब इसी हिसाब से आपने एक और इसी तरह का नीचे एक स्ट्रक्चर बनाना है। 3 इस तरह से बना लेंगे, 4 इस तरह से, 3 इस तरह से बना दें, आपका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट पहले 4 इस तरह लगा लें, 4 उसके नीचे, 4 उसके नीचे, थोड़ा सा साइड पे करके उनको इस तरह से नीचे प्रोसीड करेंगे। जो फर्स्ट था, फर्स्ट के सामने फर्स्ट रो बननी चाहिए। सेकंड जिस तरह यहाँ पे थी तो यहाँ पे भी सेकंड रो बननी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे थर्ड रो जिस तरह है, यहाँ पे भी थर्ड रो बननी चाहिए। इस तरह से इनको नीचे प्रोसीड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है, आपने इसकी ट्राई करनी है बनाने की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है यूनिट सेल के ऊपर। अब देखें, जो हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस होता है ना, क्रिस्टल लैटिस का बेसिक पॉइंट क्या होगा, यूनिट सेल। आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, इसी के अंदर यूनिट सेल मौजूद है। जब हम यूनिट सेल को स्टडी कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तब मैं आपको इसी में से एक यूनिट सेल निकाल के दूंगा। इसमें लॉट ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट का मतलब होता है बेसिक पॉइंट उसका। ये यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स आपस में अटैच होते जाते हैं और हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। और क्रिस्टल लैटिस आपस में अटैच होते हैं इस तरह के, तो आपके पास एक बल्कि मटेरियल बनता है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर यूनिट सेल होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब आपके पास कोई भी इसी के अंदर देखें यूनिट सेल के आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताई थी, जैसा कि क्यूबिक है, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है क्यूबिक फॉर्म में होता है ना, तो क्यूबिक शेप किस तरह की होती है, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो क्यूबिक फॉर्म जो है हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बनाना है आपने, जिसकी लेंथ जो है चारों लेंथ बराबर हो। तो आप दूसरा जो है बॉक्स इसी के अंदर से ड्रॉ करेंगे। ऊपर भी बना सकते हैं इस तरह से, या इसी के यहीं पे बना दें। फॉर एग्जांपल इसके सेंट्रल पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, इस तरह से ड्रॉ करना है। ये दूसरा बॉक्स आ गया। अब आपने इनकी जो ये लाइन है इनको आपस में मिलाना है। जो सेंट्रल लाइन है उसको ऊपर वाली के साथ मिला दें इस तरह से, और ये नीचे वाली लाइन को इसके साथ मिला दें, ठीक है। और बाहर वाले दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में आपने मिलाना है, और इसके जो बाहर वाले हैं इसको भी आपस में आपने जोड़ना है। तो ये जो आपके पास शेप बनी हुई है इसको बोलते हैं यूनिट सेल, इसको बोलते हैं क्यूबिक शेप। ये शेप जो है क्यूबिक है। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होगा, इस तरह के जो यूनिट सेल्स हैं आपस में अटैच होते जाएंगे, तो आपके पास इस तरह का जैसे NaCl का एक प्रॉपर एक जो है क्रिस्टल बनता है। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस बनता है, इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर क्रिस्टल की फॉर्म में स्ट्रक्चर सामने आता है। तो आपके पास ये बेसिक पॉइंट है इस तरह से। ये किसके शेप है, क्यूबिक शेप है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी तरह की शेप्स ड्रॉ करेंगे। हेक्सागोनल शेप कैसे ड्रॉ की जाती है, रोम्बोहेड्रिक या मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, किस तरह से हम ये शेप्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर, ताकि हमें ये यूनिट सेल का पता चले ये क्या चीज़ है। अब यूनिट सेल देखें, ये इसका हमारे पास इस तरह का एक सेल बन चुका है, ठीक है। अब इनकी लैटिस साइड्स कौन सी होंगी इस यूनिट सेल के अंदर, लैटिस साइड्स जहाँ पे कोई भी एटम आइन आकर अटैच होता है। जैसे कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये लैटिस साइड्स हैं। अगर सेंटर में कहीं पर अटैच हो रहा है तो वो उसकी लैटिस साइड है। अगर इस जगह पर अटैच हो रहा है तो ये उसकी लैटिस साइड्स हैं। जहाँ जहाँ कोई भी पार्टिकल आकर अटैच होता जाएगा वो उसकी लैटिस साइड्स बनती जाएगी। लेकिन ये पार्टिकल अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज करते हैं एक दूसरे को। अब इसी के अंदर देखें, जैसा कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अगर हम इसको देखें, क्या हमें इसमें से कोई इस तरह की क्यूबिक शेप मिल सकती है इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर। इसको देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी आप ले लें, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। आप इसको देखें, जैसे ये है ना, ये एक सॉरी बल्कि ये वाला आएगा यहाँ पे। इसको मैं शो करता हूँ रेड से देखना है। ये जो लाइन है ये वाली कंप्लीट इस तरह से, ठीक है। एक ये वाली जो लाइन है, इसको जिस तरह हमने एक सिंगल एक सर्कल ड्रॉ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसी में से दूसरा सर्कल ये वाला यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाला, और ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इस तरह जुड़ा हुआ है, इसके साथ अटैच है, इस तरह अटैच किया, इसको आपने ऐसे अटैच किया,
और ये वाली पॉइंट यहाँ पे अटैच है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अटैच है। अब देखें ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे है, ये आपको इसी के अंदर एक यूनिट सेल नज़र आ रहा है, इसी के अंदर और दूसरा यूनिट सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसी की बैक साइड पे एक यूनिट सेल है, इसी की फ्रंट साइड पे एक यूनिट सेल है। मतलब जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जैसा कि ये पॉइंट है, ये आपको एक यूनिट सेल नज़र आ रहा है, जो कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं, तो उससे एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। ठीक है, इस तरह से जैसे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ये क्या है, एक यूनिट सेल है। तो इस तरह के लॉट ऑफ यूनिट सेल्स आपस में अटैच होते हैं। इस तरह के आप सिंपल एग्जांपल ऐसे समझें, जैसे एक बॉक्स होता है ना, जिस तरह ये एक गेम का एक तरह एक डब्बा भी होता है, इसको इस तरह का होता है, इसके ऊपर इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, इस तरह करके बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, अब इसका कलर कुछ और होता है और इसके साथ वाले का कलर कुछ और है। ये बॉक्सेस जो बने हैं इसके अंदर, इसके साथ एक और ड्रॉ करते हैं जैसे कि इसका और कलर है, मतलब ये डिफरेंट कलर्स के ये बॉक्सेस होते हैं। अब ये एक मुकम्मल जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर में सारे जो ये कलर्स हैं ना, ये देखें, एक कलर एक क्यूब को शो कर रहा है, ये वाला, ये दूसरी क्यूब है, ये तीसरी क्यूब है। इस तरह मुख्तलिफ क्यूब्स जो हैं इसके अंदर ये मौजूद हैं। तो जहाँ जिससे ये एक आपके पास ये मुकम्मल क्या है, एक आप इसको कंसिडर करें, ये पूरा जो है क्रिस्टल लैटिस है। और इसी के अंदर ये हर एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये एक अलग यूनिट सेल है, ये एक अलग यूनिट सेल है। सेम इसी तरह से, मतलब डिफरेंट यूनिट सेल्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब देखिए यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल। अगर एक मुकम्मल एक बहुत बड़ा इस तरह का क्रिस्टल आपको दिए गए, फॉर एग्जाम्पल NaCl का क्रिस्टल दिए गया और हमने उसकी स्टडी करनी है, तो लाजमी नहीं है कि आप NaCl जो पूरा एक क्रिस्टल दिए गया आप पूरे की स्टडी करें। अगर हम उसमें से सिर्फ उसका ये जो एक बेसिक पार्ट है, अगर इसकी हम स्टडी कर लें, यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टीज़ इस एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सारी प्रॉपर्टीज़ इस पूरे क्रिस्टल की होंगी। तो मतलब क्या हुआ, तो यूनिट सेल क्या होता है, इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मुकम्मल क्रिस्टल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होती हैं। एक यूनिट सेल को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल के अंदर किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अ यूनिट सेल शोज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ यूनिट सेल, के सेम यही चीज़ आ गई कि एक यूनिट सेल क्या करता है, एक यूनिट सेल जो मुकम्मल आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, जितना बड़ा कंपाउंड है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिया जाए उस पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करेंगे हम। तो एक यूनिट सेल होगा, उसी यूनिट सेल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम यूनिट सेल को स्टडी करके उस पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आ जाता है, अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो एक क्रिस्टलाइन मुकम्मल स्ट्रक्चर आपके पास है, कोई भी एक बल्कि मटेरियल आपको दिया गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि NaCl का आपको क्रिस्टल दिया गया है, ठीक है ना, तो उस जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उस NaCl के पूरे स्ट्रक्चर, पूरा एक जो क्रिस्टल है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर मौजूद होती हैं, प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करके हम उनकी लेंथ या उनके जो एंगल्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूनिट सेल डायमेंशंस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के नाम से भी पूछा जाता है, या फिर यूनिट सेल पैरामीटर्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। या डायमेंशन का वर्ड आ जाए, या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स आ जाएं, या यूनिट सेल पैरामीटर्स आ जाएं, तो इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो देखें यूनिट सेल पैरामीटर्स या ये बाकी जितने भी ये मैंने नाम लिखे हैं, तो इनका मतलब आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं। टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं जो एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ एक यूनिट सेल। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लाजमी नहीं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोलेंगे। आपके पास हेक्सागोनल आ सकता है, आपके पास रोम्बिक, क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारे जितने भी हैं सारे के सारे इसी के अंदर यूनिट सेल हम उनको कलेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर आपको कितने पैरामीटर्स मिलेंगे, 6 पैरामीटर्स मिलते हैं। उनको हम डिवाइड करते हैं 3 फॉर्म्स में। 3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो लेंथ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और उसी 6 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो एंगल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो लेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें A, B, C
जनरल एक वर्ड यूज़ किया, आप इसकी जगह आप अपनी तरफ से भी कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट उनकी पहचान के लिए हमने यूज़ किया कि 3 लेंथ हैं जिनको हमने डिनोट करना होता है ए से, बी से और सी से, ठीक है। अब इसी तरह 3 एंगल्स हैं, एंगल को हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के नाम से। अब देखिए ये जो लेंथ है ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है। जो ए लेंथ है ये आपको हमेशा कहाँ पे नजर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस। बी लेंथ आपको वाई एक्सिस पे नजर आएगी और सी लेंथ जो है वो जी एक्सिस के ऊपर नजर आती है। जिस तरह हमने 3 डायमेंशन की बात की थी ना शुरू में, मैंने आपको बताया था कि जो 3 डायमेंशन का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो अगर जिस तरह देखें ये आपके पास एक यूनिट सेल मौजूद है ना, हम इसको सामने रख के इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसका सेंट्रल पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये कंसिडर करें, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। हम इसको सामने रख के ना हम इनकी इस क्यूबिक स्ट्रक्चर की लेंथ को देखेंगे और इसके एंगल्स को चेक करेंगे। अब हमने कहा कि ये जो एक सीधी लाइन है ये किसको शो कर रही है, इनमें से एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को। अब देखें एक एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाली लाइन वाई एक्सिस पे है और ये वाली लाइन जो स्पेस में होती है ये होती है जी एक्सिस पे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे बात की कि 3 आपके पास ये लेंथ है, एक्स एक्सिस पे कौन सी लेंथ है, ए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जी एक्सिस है, ठीक है। जिस तरह शुरू में एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, सेंट्रल पॉइंट, एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, सेम वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे जो लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे लेंथ ए मौजूद है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कौन सी लेंथ है, बी लेंथ वाई एक्सिस पे है, आप इसको बी कंसिडर कर लें। और जी एक्सिस पे जो लेंथ है वो सी लेंथ है, ये सी लेंथ जो है वो जी एक्सिस पे है। लेंथ का मतलब क्या होगा कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक का जो फासला होगा, जो अट्रैक्शन होगी वो उसकी लेंथ कहलाती है, ठीक है ना। इधर से इधर तक ये लेंथ है, इधर से इधर तक ये लेंथ है, इधर से इधर तक ये लेंथ है, ठीक है ना। अब ये आगे उसकी 3 लेंथ हैं जो डिफरेंट जो है साइड्स पे मौजूद हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे। इसी तरह 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, एंगल्स मौजूद हैं अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो है ना 3 एंगल्स, अब इसमें ऐसा एंगल जो एंगल बिटवीन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है ना, जो लेंथ ए और बी के दरमियान में मौजूद है। अब एंगल ए और बी के दरमियान में देखें ये ए लेंथ है और ये बी लेंथ है। इस ए लेंथ और बी लेंथ के दरमियान में कौन सा एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसको हम नाम देंगे गामा का, ठीक है। ऐसा एंगल जो लेंथ ए और लेंथ बी, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में एंगल बनता है वो कौन सा एंगल है, गामा एंगल कहलाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बी एंड सी। ऐसा एंगल जो बी और सी के दरमियान में है वो कौन सा होता है, अल्फा। तो एंगल है बी और सी के दरमियान, तो आपके पास ये बी है और ये सी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसको हम क्या नाम देंगे, ये आपके पास होगा अल्फा एंगल। या इस तरह से भी कह सकते हैं द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो कौन सा एंगल होता है इनके दरमियान में, अल्फा एंगल आता है। इसी तरह लास्ट पे है, अगर लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो लेंथ सी और ए, ये लेंथ सी है और ये लेंथ ए है। सी और ए के दरमियान में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं बीटा एंगल, ठीक है। या फिर दूसरा किस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ए एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान में जो एंगल है वो बीटा एंगल है। दोनों तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब एंगल की बात करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कौन सी लेंथ होती है, ए, आप एक्स एक्सिस का नाम ले लें या ए का नाम ले लें, दोनों सेम है। वाई एक्सिस पे जो लेंथ हम कंसीडर कर लें वो बी है, उसको बी का हमने नाम दिया, आप बी का नाम ले लें या वाई एक्सिस का नाम ले लें, सेम है, ठीक है। और जी एक्सिस पे जो लेंथ मौजूद है उसको हमने सी कंसीडर किया हुआ है। आप इन लेंथ की जगह पे अपनी तरफ से भी कोई नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया ए बी सी का, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। आप यहाँ पे कोई और अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फिर आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है 6 पैरामीटर्स हैं, 3 लेंथ हैं, 3 उसकी जो है एंगल्स आते हैं। तो इस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आपने इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, यूनिट सेल, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर लाजमी ड्रा करना है, ये वाला जो यहाँ पे ड्रा किया गया है। अब उसी हिसाब से ये एक दो पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो इसके अंदर लाजमी तौर पर आते हैं।
और इसके साथ नेक्स्ट आ जाता है इसके पैरामीटर्स, कि इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं, टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 लेंथ की फॉर्म में होते हैं, 3 एंगल्स की फॉर्म में होते हैं। लेंथ को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, जस्ट हमने अपनी तरफ से वर्ड यूज़ किया ABC, और हम जितने भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम उन्हीं के अंदर यही लेंथ यूज़ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप अपनी तरफ से कोई वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे फिर आप वही वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 ये हो गए, 3 हो गए, टोटल 6 पैरामीटर्स आ जाते हैं। आगे है कि ये जो ए लेंथ है ये कहाँ पे मौजूद है, एक्स एक्सिस पे, बी लेंथ कहाँ पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे, और सी लेंथ कहाँ पे मौजूद होती है, जी एक्सिस पे मौजूद होती है। और ये जो एंगल्स होते हैं इन्हीं लेंथ के दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब गैमा एंगल कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे हमने मेंशन किया था कि गैमा एंगल कहाँ होता है, बी लेंथ और सी लेंथ के दरमियान में गैमा एंगल है, या वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एंगल है वो गैमा एंगल है। या फिर दूसरा देखें, लेंथ सी और लेंथ बी के दरमियान में जो एंगल मौजूद है वो अल्फा एंगल है। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के दरमियान में जो एंगल मौजूद है वो गैमा एंगल है। इसका नाम ले लें, लेंथ का नाम लें आप, या फिर आप एक्सिस का नाम लेके बताएं, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है। और जिस तरह शुरू वाला क्वेश्चन है क्रिस्टल लैटिस, आपने इसकी डेफिनेशन और उसकी क्रिस्टल लाइट्स दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इनको अच्छे से करना है। और तीसरा जो है इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के अंदर आपने यूनिट सेल, कोई किसी एक साइड पे आपने यूनिट सेल को इसी के अंदर आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पे यूनिट सेल्स मौजूद है, इस तरह से अटैच होते हैं। और लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने लास्ट में बनाना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक बना लें यूनिट सेल के अंदर, या इसके अलावा कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप लोग बनाएं ताकि आपको यूनिट सेल का आइडिया हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई